बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि पीएम आवास योजना के तहत पूरे बिहार वासियों को आवास दिया जा रहा है। जहां अब नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नए लोगों को आवास देने के लिए। अब हाल ही में किए गए बदलाव से अब और अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। जो नई गाइडलाइंस के अनुसार 15,000 रुपए मासिक आय वाले और बाइक रखने वाले परिवार को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, वे भी अब अपना मकान बनवा सकते हैं पीएम आवास योजना के तहत। इससे पहले ये श्रेणियां योजना से बाहर थी। जी हाँ, ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिससे और अधिक गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। यह नई गाइडलाइंस के अनुसार अब ऐसे परिवार भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं जिनके पास बाइक है और जो प्रति माह 15,000 रुपए तक कमाते हैं। जब पहले इन परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इनका भी नाम शामिल कर दिया गया है। दोस्तों बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि अब यूपीएससी और बीपीएससी की फ्री में कोचिंग मिलेगी, जैसे साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने यूपीएससी और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग और आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। जी हाँ, बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र यूपीएससी और फिर बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों को न केवल मुफ्त कोचिंग मिलेगी बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.sttbihar.gov.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत छात्रों को कोचिंग के साथ मासिक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जहाँ स्थानीय कुल छात्रों को 15,000 रुपए प्रति माह और फिर बाहरी छात्रों को 3,000 रुपए प्रति माह वजीफा के रूप में मिलेगा। दोस्तों संस्कृत में महारत के लिए पहचाने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर संस्कृत के कई श्लोक सुनाए हैं जिस पर वहां पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि वे खुद को एक विद्यार्थी के रूप में देखते हैं, न कि एक विद्वान के रूप में। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि लंबे समय तक गुलामी सहने के कारण हमारे स्वास्थ्य मूल्यों के प्रति हमारी उदासीनता बढ़ गई है, लेकिन हमारी विरासत हमारी कई समस्याओं को हल करने की कुंजी प्रदान करती है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राष्ट्रगान को ही देख लीजिए, जिसमें जय जो जीत का संकेत देता है लेकिन विजय से अलग है जो दूसरे की अधीनता को दर्शाता है। आपको बता दूं कि पिछले माह ही बिहार के राज्यपाल का पदभार संभालने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि ये नालंदा की भूमि है जो शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। इसे आक्रमण में नष्ट कर दिया गया था लेकिन वहां से फैला ज्ञान का नष्ट नहीं किया जा सका। ये आज भी जीवित है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दैनिक भोजन पर कितना खर्च करते हैं? जब कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी इस संबंध में उन पर कई आरोप लगा चुके हैं लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल शाकाहारी भोजन खाते हैं। जब वे गाय के घी से बनी खिचड़ी के साथ साथ उबली हुई सब्जियां और फल भी खाते हैं। वे बादाम के आटे से बनी रोटी, भिंडी की सब्जी, पालक, दाल, सब्जियां और थोड़ा चावल खाते हैं। जब वे दोपहर के भोजन के बाद हमेशा खंड खाते हैं। वे शाम से पहले अपना खाना खत्म कर लेते हैं। वे सुबह 4 बजे व्यायाम करते हैं। योगा बहुत जरूरी है, यही कारण है कि वे इस उम्र में भी इतने स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्गा के भक्त हैं। वे बहुत पूजा पाठ भी करता है। जब वे अधिकतम समय उपवास भी रखते हैं, जब वे भी उनके स्वास्थ्य का एक रहस्य है। हालांकि उनका भोजन वे अन्य राजनेताओं की तुलना में कम है। यदि वे संसद में हैं तो फिर वे केवल भोजन पर ही जीवित रहेंगे। इसकी कीमत भी 50 रुपए। जब वे घर पर भी यही खाना खाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और फिर अलग अलग दल के नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने विपक्ष की एकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विपक्ष कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के समय भी पता चला। जहां दिल्ली चुनाव में भी
पता चल गया और फिर आने वाले बिहार चुनाव में ये गठबंधन रहेगा या नहीं ये भी पता चल जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के महागठबंधन को पहले खुद तय कर लेना चाहिए कि उसमें कौन है कौन नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विपक्ष गठबंधन के 1-2 घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और जो बचेंगे उनमें आपसे सिर्फ फुटबॉल शुरू हो जाएगा। जब पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सुपरा साफ हो जाएगा और फिर एनडीए 225 सीटों के साथ पूरी तरीके से सत्ता में आ जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी हारी जरूर है, लेकिन हमने 50,000 से ज्यादा वोट लाए हैं। दोस्तों, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख सरकारी कर्मचारी और फिर 65 लाख पेंशन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जहां केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी, जो कि 2014 में गठित किया गया था। अब सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारी और फिर 65 लाख पेंशन भोगी इस नए पे स्केल में बढ़ोतरी को लेकर के उत्साहित है। जहां सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए देती है और इसे साल में 2 बार संशोधित भी किया जाता है। हालांकि वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपए है, जबकि न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये वेतन बढ़ेगा। दोस्तों, अब सरकारी स्कूलों के छात्रों के माता पिता को साइकिल, पोशाक और फिर छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा जो जरूर जमा करना होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नया अपडेट है। जब बिहार की शिक्षा प्रणाली और फिर बेहतर बनाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग व्यवस्था में बदलाव कर रही है। इसी क्रम में विभाग की तरफ से नया नियम जारी कर दिया गया है। अब पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने माता पिता से शपथ पत्र लेना होगा। ये कदम शिक्षा विभाग ने उन योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए उद्देश्य उठाया गया है जिनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता था। दोस्तों, बिहार को बदलने की चाहत लेकर के प्रशांत किशोर राजनीति में उतरे हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाई है, नाम दिया जनसुराज। जनसुराज को राजद बनाम जदयू के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले वे धरना प्रदर्शन की राजनीति कर रहे हैं। इस साल के आखिर में बिहार चुनाव वे जनसुराज की धमाकेदार एंट्री कराना चाहते हैं। जनसुराज पार्टी के जरिए वे बिहार में सियासी बदलाव की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रशांत किशोर तमिलनाडु में भी सियासी खेल करने जा रहे हैं, जब वे इस बार पुराने रोल में नजर आए। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर टीवी के चीफ और फिर साउथ एक्टर विजय के लिए राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी डीएमके अपने पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है, जब दूसरी ओर एआईडीएमके मुख्यमंत्री स्टालिन को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बना रही है। डीएमके और फिर एआईडीएमके की लड़ाई के सियासी फ्रेम में अब एक्टर विजय की नई पार्टी टीवी के यानी कि तमिलनाडु वेंट्री का गजम भी आ गई है। एक्टर विजय अब प्रशांत किशोर का हाथ थाम करके सत्ता की कुर्सी पर बैठने की रणनीति बना रहे हैं। जनसुराज के मुखिया और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चेन्नई में अभिनेता और फिर टीवी के नेता विजय से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे तक चली। सूत्रों के माने तो प्रशांत किशोर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवी की जीत के लिए अपना समर्थन और फिर सलाह देने का भरोसा दिया है। प्रशांत किशोर टीवी के चीफ विजय के स्पेशल एडवाइजर यानी कि विशेष सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। इस बैठक में टीवी के प्रमुख सदस्य जैसे महासचिव एन आनंद, चुनाव अभियान प्रबंधक के महासचिव आघाव अर्जुन और फिर पार्टी के चुनाव रणनीतिकार जॉन अरोकिया शामिल थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर के भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। 12 जिलों पर पार्टी ने विशेष फोकस किया है। जी हां, दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजर बिहार पर टिक गई है। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर
करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को चुनावी अभियान की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर आगमन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के बिहार के मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है। 12 जिलों पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष फोकस किया है, जहां पर संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा, जेडीयू, लोजपा नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों को लेकर के बड़ी घोषणा की है। जहां संत शिरोमणि रविदास जयंती पर सम्राट चौधरी कन्वेंशन केंद्र पर बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कही है। उन्होंने कहा है कि शुरू से हमने समाज के सभी वर्गों, जो वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सामान्य वर्ग हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या फिर महादलित हो, सबके हित के लिए काम किया है। वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई विशेष कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई गई है। महादलित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए साल 2009 में बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई है, जिससे महादलित वर्ग के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा है कि साल 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मानदेय में हर साल बढ़ोतरी की जा रही है। प्रतिवर्ष मानदेय में 5% की वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। साल 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा एवं युवतियों के रोजगार को लेकर के उद्यमी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, बिहार की योजनाओं और फिर जरूरतों के लिए केंद्रीय बजट में जो आवंटन किया गया है वह नाकाफी है। ये केवल आंकड़ों के हेर फेर से चुनावी लाभ के लिए वाहवाही लूटने जैसा है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस मीडिया पर विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौर और फिर रिसर्च विभाग के अध्यक्ष आनंद माधव ने सदाकत आश्रम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। जहाँ आनंद माधव और राजेश राठौर ने कहा है कि बजट के अध्ययन से पता चलता है कि 2015 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणाओं से जनता को ठग रहे हैं। जब पिछले बजट में जहां 58,900 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा हुई थी, जो आज तक नहीं मिला। वोट बटोरने के लिए भाजपा का स्टैंड शुरू से झूठा रहा है। यह कांग्रेस इस बजट में 59,900 करोड़ रुपए में ही दिए हैं। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि खदशात यानी कि आशंकाएं और उम्मीदें जिंदगी के साथ है। मुसलमानों को हौसला रखना चाहिए। हालात माफिक हो तो फिर नाचने की जरूरत नहीं, और खिलाफ हो तो अफसुर्दा यानी कि गमगीन होने की जरूरत नहीं। जब मदनी ने आगे कहा कि पहाड़ हो या फिर दरिया, हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हमने इस मुल्क को सोच समझ कर के चूज किया है, ये हमारा वतन है। जब मदनी ने भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के उस बयान पर, जिस पर उन्होंने कहा था मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे, इस पर मदनी ने कहा कि नाम तो देवबंद का भी बदल रहे थे और फिर बदल भी दे तो क्या दिक्कत है, जब बस काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की, इंसाफ, बराबरी, इज्जत सारी जनता का बाकी रहना चाहिए। जब बराबरी के अधिकार रहना चाहिए, किसी कौम की सुप्रीमेसी डेवलप की जाए तो फिर हमें मंजूर नहीं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी साल के अंत में चुनाव होना है, ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पार्टी के नेता बैठक कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। 8 और 9 मार्च को वाल्मीकि नगर सभागार वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में बैठक होगी। इसके लिए पार्टी से जुड़े हुए राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि 8 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी की बैठक आयोजित की गई है। वहीं पर 9 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भाजपा के साथ रिश्ते को पुराना बताते हुए कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ मिलकर के काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले वाली सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। हम लोग लगातार सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से मुझे बिहार में काम करने का मौका मिला है, तब से सभी तबकों का विकास किया है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो और कोई हो, सभी का विकास कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 10वीं के विद्यार्थी हैं और 17 फरवरी से होड़ शुरू हो रहे मैट्रिक एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना जारी कर दी है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटर परीक्षा की तरह सभी विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल पर 1 घंटा पहले आना होगा। इसके साथ ही अगर गेट बंद हो जाती है तो फिर दीवार फाँद करके एग्जाम हॉल में घुसने की कोशिश करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दूं कि इंटर 2025 एग्जाम के दौरान भी प्रशासन इस मामले में काफी कड़ा रुख अपना रही थी। बिहार बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती केंद्र में एंट्री करने की कोशिश करता है तो फिर उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और फिर क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा करने वाले परीक्षार्थियों को 2 वर्ष परीक्षा से सस्पेंड करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति यदि कोई केंद्र निरीक्षक देते हैं तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ठंड को देखते हुए इंटर की परीक्षा के शुरुआती दिनों में जूता मोजा पहनने की छूट दी गई थी, लेकिन फिर मौसम साफ होते ही जूता मोजा पहन करके आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नियम मैट्रिक के एग्जाम में भी लागू रहेगा। इस कारण परीक्षा भवन में जूता मोजा पहन करके प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षार्थियों को मैट्रिक परीक्षा के दौरान जूता मोजा के जगह चप्पल पहन करके ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को एक सांसद अपनी जान बचाने की गुहार करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने संसद में अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उनकी जान जा सकती है। जहां इस दौरान उन्होंने खुद पर हुए जानलेवा हमले की पूरी कहानी बताई। जब बिहार के सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने लोकसभा में बताया कि उनके ऊपर पिछले 30 तारीख को जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे दलित समझ करके मारा गया और प्रशासन के सभी लोग मुख्य दर्शक बने रहे। जब उल्टा मेरे ही भतीजे और फिर रिश्तेदारों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। जब मनोज कुमार ने बताया है कि मैं जब 30 तारीख को संसद आने के लिए अपने आवास से निकल रहा था तो बीच रास्ते में मेरा स्कूल है, जहाँ एक सुनील थे जो पैक्स चुनाव में जीतने के बाद जुलूस निकाल रहे थे। मेरे ड्राइवर ने जब ये बोला कि थोड़ा कम हल्ला कीजिए, बगल में स्कूल है, तो फिर उन लोगों ने मेरे 2 ड्राइवरों को मार मार करके अधमरा कर दिया। मेरे छोटे भाई ने उनसे हाथ जोड़े तब वे लोग चले गए, लेकिन फिर गांव से अपराधी तबके के लोग तलवार बंदूक लेकर के आए और स्कूल पर हमला कर दिया। जब मैं समझाने गया तो फिर मुझे भी पत्थरों से मारा गया। जब प्रशासन बस मुख्य दर्शक बना रहा। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने पीठासीन जगदम्बिका पाल से कहा है कि महोदय, मेरी मांग बस ये है कि क्षेत्र में कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। जब मेरे भाई का, मेरे परिवार की कभी भी जान ली जा सकती है। मैं एक दलित हूँ और मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ। ये अपराधी तबके के लोग मुझे कभी भी मार देंगे और इनकी जमानत महज 2 दिन में हो जाती है। दोस्तों, बिहार में मछली पालन बड़े व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मछली पालन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड स्थित बेलसंड गांव के रहने वाले अरुण सहनी पिछले 20 सालों से मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान में अरुण 3 पार्टनर के साथ मिलकर के करीब 30 एकड़ के तालाब में मछली पालन करते हैं। वहीं पर प्रति एकड़ लाखों की कमाई होती है। अरुण सहनी कहते हैं कि मत्स्य पालन विभाग की तरफ से योजनाओं की जानकारी मिलती रहती है, जिससे काफी मदद मिलती है। अरुण सहनी ने बताया है कि विभाग ये मदद से ही खुद का तालाब खुदवाया था। अब बड़े स्तर पर मछली पालन कर रहे हैं और फिर लोकल मार्केट में ही मछली की बिक्री हो जाती है। खास बात यह है कि तालाब अपनी जमीन पर कम ही है। ज्यादातर तालाब लीज पर लेकर के मछली पालन कर रहे हैं। समय समय पर विभागीय मदद मिलने से इस कारोबार में बढ़ोतरी होती जा रही है। उन्होंने बताया है कि मछली पालन से सालाना 30 लाख से अधिक की कमाई होती है। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। जी आपको बता दूं कि बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जब उत्तरी भागों में कोहरे का प्रभाव है, जबकि पटना सहित दक्षिणी भागों का मौसम शुष्क बना हुआ है। अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिसके बाद ठंड में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। जब पटना सहित कई जिलों में ठंड में हल्की वृद्धि की संभावना जताई गई है। बिहार में उत्तरी पछुआ हवा से मौसम में परिवर्तन जारी है। उत्तरी भागों में कोहरे का प्रभाव तो पटना सहित दक्षिणी भागों का मौसम शुष्क बना हुआ है। आने वाले समय में 1 सप्ताह और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि, जबकि इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। जब पटना समेत कई जिलों में इसका असर दिख सकता है, जिसमें पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा, इन जिलों में इस ठंड का असर दिख सकता है। बच्चों और फिर बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, जबकि तापमान में अप डाउन होने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तस्वीर साफ कर दी है कि वे एनडीए के साथ है और रहेंगे। उन्होंने किसी भी तरीके के सियासी खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। जी आपको बता दें कि बुधवार को रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बापू सभागार में पहुंचे नीतीश कुमार ने सरकार के कामकाज को गिनाया है। संत रविदास जयंती पर SC/ST कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जब कार्यक्रम का नाम था विकास मित्रों का क्षमता वर्धन। नीतीश कुमार ने कहा है कि संत रविदास जी समाज से जातिवाद और छुआछूत को खत्म किया है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। SC/ST समाज कल्याण विभाग को नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए बधाई दी है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि संविधान बनाने वाले बाबा साहेब को भी नमन करता हूं। आपको याद रखना चाहिए कि हमने वंचित वर्ग के लिए काम किया है। 2009 में हमने महादलित विकास मिशन ये बनाया है। आज 9407 विकास मित्र काम कर रहे हैं। आज इनको 25,000 प्रतिमाह सैलरी मिलती है। हर साल 5% इनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं पर नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि हमने उद्यमी योजना की शुरुआत की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक सहायता दी जा रही है। युवाओं को रोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। हमने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्कूल भी बनाया है। RJD पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि पहले वाला कोई काम करता था क्या? जी, सब तो काम हम ही ने किए हैं। दोस्तों, JDU नेता नीरज कुमार ने कुछ दिनों पहले ही सवाल उठाया था कि प्रशांत किशोर को कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है। इसको लेकर के खुद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की है, न कभी विधायक या फिर सांसद बना, न ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और न ही मैं IAS या फिर IPS रहा। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बुद्धि और फिर माँ सरस्वती की कृपा से है। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और फिर पैसा गुजरात के लड़कों के पास, ये सब अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम सब जानते हैं कि जिस पर सरस्वती जी की कृपा होती है उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वह उसने अपनी बुद्धि से कमाया है, जब उनके पिताजी ने नहीं दिया है, ताकि बिहार का कोई भी युवा कमजोर ना रहे। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही JDU नेता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के वित्तीय स्रोतों पर सवाल उठाया था। जहां नीरज कुमार ने आरोप लगाया था कि पार्टी को जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से फंडिंग हो रही है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके जरिए जनसुराज को फंडिंग की जा रही है। नीरज कुमार ने कहा था कि चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चलाना टैक्स अनियमितता के एक बड़े मामले को जन्म देता है। इस फाउंडेशन के वित्तीय लेन देन में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। प्रशांत किशोर को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी पार्टी और फिर इस फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है। उन्होंने स्वयं 50 लाख डोनेशन क्यों किया है? इन सवालों पर भले ही सीधे तौर पर प्रशांत किशोर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये निशाना साधते हुए पलटवार करके जवाब जरूर दे दिया है। दोस्तों, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक की नौकरी लड़के लड़कियों को मिली है। इसके अलावा पुलिस और फिर दूसरे विभागों में भी नौकरियां मिल रही है। लाखों की वैकेंसी को भरने का प्रोसेस चल रहा है। ऐसे में दहेज का बाजार बिल्कुल भी अपने पीक पर है। इस मार्केट में आजकल मास्टर साहब हॉट केक बने हुए हैं दहेज के मार्केट में। एक कहावत है कि नौकरी करमता सरकारी, ना तो उसे अच्छा बेचम तरकारी। जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस जुमले को लोग मजाक में बोल देते हैं। जुमला है नौकरी करमता सरकारी, ना तो उसे अच्छा बेचम तरकारी। जब ये जुमला बोले जाते हैं, वहीं पर पूर्वांचल में इस लाइन का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है जो प्राइवेट नौकरी करता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी करना मतलब भगवान से भेंट करने के बराबर है। क्योंकि खेती बाड़ी के लिहाज से ये इलाका ठीक ठाक है, तो फिर खाने पीने की बहुत संकट नहीं होती है। अगर आप मेहनती हैं तो फिर हंसी खुशी जीवन गुजार सकते हैं। मगर बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, वहीं पर कुछ की होने वाली है। दूसरे विभाग में बम्पर नियुक्तियां चल रही है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है, लिहाजा दहेज के बाजार में मास्टर साहब का भाव बिल्कुल भी टाइट। आपको बता दो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरियों का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको लड़की वाले भाव नहीं देते हैं। भले ही आप
टॉप क्लास की ही जॉब क्यों ना करती हूँ। सरकारी वाला चपरासी भी है तो चपरासी की नौकरी भी करता है तो फिर वह आप पर भारी। ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों की फौज है, इनकी दुनिया सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही खत्म होती है। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लिए खेत बेच करके दहेज लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। जब पूर्वांचल में लड़का अगर 4th ग्रेड का सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर 10 से 15 लाख और कम से कम 2 लाख की बाइक फिक्स है। वहीं पर अगर दूसरा लड़का इंजीनियरिंग करके अच्छी किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है तो फिर शादी के खर्चे पर शादी हो जाए तो फिर बड़ी बात है। दरअसल ये मानसिकता है कि सरकारी नौकरी में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पैसे मिलता है बैठे बैठे, ऊपर से 60 साल की गारंटी है। यह लोगों का मानना है कि प्राइवेट नौकरी में बहुत काम करना पड़ता है और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। वहीं पर दामाद अगर 5-10 हजार कम भी कमाता है तो फिर रिश्वत के पैसे से उसकी भरपाई कर लेगा। लड़की वाले प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लड़के को हीन भावना से देखते हैं। ये मानसिकता है यहाँ के लोगों की। ऐसी बात नहीं है कि सभी सरकारी नौकरी वाला दहेज लेकर ही शादी करते हैं। इक्का दुक्का ऐसा भी परिवार है जिसे मन मुताबिक लड़की मिल जाए तो फिर बिना दहेज की भी शादी कर लेते हैं। या ऐसे में लड़का किसी भी सरकारी नौकरी में है और फिर वे दहेज नहीं ले रहे हैं तो फिर लड़की वाले खुद ही सोचने लग जाते हैं कि जरूर इसमें कुछ न कुछ तो कमी है, इसलिए दहेज नहीं ले रहा है। दोस्तों बिहार में लाखों सिम कार्ड ब्लॉक होने की कगार पर है, लाखों सिम कार्ड बंद होने वाली है। अगर आप भी 9 से अधिक सिम कार्ड रखते हैं तो इनमें से एक नंबर आपका भी हो सकता है। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ऐसे लोगों के सिम कार्ड लॉक करने के आदेश दे दिए हैं जिनके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है। जब बिहार में 27 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड चल रहे हैं। इन नंबरों की पहचान कर ली गई है। 9 से अधिक सिम कार्ड रखने वाले लोगों को फिलहाल 90 दिन का समय दिया गया है। 90 दिनों के भीतर उन्हें ये जानकारी देनी होगी कि वे कौन से 9 नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं। अगर वे इसकी जानकारी नहीं देंगे तो फिर विभाग रैंडम तरीके से 9 के बाद के सिम कार्ड को ब्लॉक कर देगा। आपको बता दूं कि बिहार में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पर हजारों की संख्या में सिम कार्ड चल रहे हैं। साइबर ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पहले सिम कार्ड लेने पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं थी। एक व्यक्ति अपनी मर्जी के सिम कार्ड हिसाब से कितने भी सिम कार्ड खरीद सकता था, लेकिन अब ये संख्या 9 कर दी गई है। यहाँ पर कोई भी ग्राहक 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं रख सकता है। जब पहले संख्या निर्धारित न होने से साइबर अपराधी इसका फायदा जम करके उठाते थे। जब वो एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड ले लेते थे और फिर इनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए करने लगते थे। ब्लॉक करने के लिए जिन 27 लाख सिम कार्ड की पहचान की गई है उनमें से 24 लाख सिम कार्ड प्राइवेट कंपनियों की है, जबकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL की 3 लाख सिम है। इन कंपनियों को भी इस कार्रवाई के बारे में बता दिया गया है। अब इन कंपनियों को अपने ग्राहकों को इसकी जानकारी देनी होगी। दोस्तों बिहार में शिक्षा को डिजिटल रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों के 30 सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की उपस्थिति अब टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। जी हाँ, बिहार में शिक्षा प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। बिहार के 6 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 5 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया है, जिसमें 3 मध्य विद्यालय और फिर 2 प्राथमिक विद्यालय शामिल है। इन विद्यालयों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थित दर्ज करने, मूल्यांकन, परिणाम प्रविष्टि करने और फिर पाठ्यक्रम की प्रगति को अपडेट करने के लिए किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित 30 विद्यालयों 8 फरवरी को टैबलेट वितरित किए गए हैं। 10 फरवरी से इन विद्यालयों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रतिदिन प्रथम घंटी में टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ शिक्षक कक्ष में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का एक फोटोग्राफ लेकर के शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। वहीं पर चेतना सत्र के दौरान वर्ग शिक्षक द्वारा कक्षा से के आगे और फिर पीछे से 2 तस्वीरें खींच करके पोर्टल पर डाली जा रही है। विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक और फिर वार्षिक परीक्षा के परिणाम भी डिजिटल रूप से प्रविष्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ कक्षा शिक्षक प्रत्येक माह के अंत में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
दोस्तों, बिहार में गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल 10 रुपए ज्यादा देने की घोषणा की है। जी प्रति क्विंटल। ये राशि सरकार सीधे इस किसानों के बैंक खाते में भेजेगी। किसानों को इसके लिए अपने बैंक खाते के साथ आधार नंबर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि संबंधित चीनी मिल में जमा कराने होंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर है। सरकार की मंशा वित्तीय वर्ष के समापन से पहले किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित कर देने की है। जी आपको बता दूं कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिरिक्त भुगतान की घोषणा की थी। गन्ना उद्योग भुगतान विभाग ने इसके लिए बजटीय व्यवस्था शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पोस्टर वार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ा हुआ है। जब पटना की सड़कों पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा लिखे हुए पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे बिहार की सियासत में उथल पुथल मच गई है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता रवि गोल्डेन द्वारा लगाए गए हैं, जिनका दावा है कि हर नोट की जनता जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम से सियासी गलियारों में नया विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्टर के लगने के बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने जब कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा दिया है, तो कांग्रेस की ओर से इसे सही ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में वंशवाद की राजनीति नहीं चलेगी। बहरहाल इस पोस्टर को लेकर के पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार में कई दिनों से चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। निशांत कुमार की भी राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टी का एक धारा उन्हें राजनीति में लाने के पक्ष में है। जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होली के बाद निशांत जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक भी पुष्टि नहीं है। भले ही सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, पर जेडीयू सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग की संभावना ना के बराबर है। हालांकि उनसे जुड़े हुए पोस्टर आने के बाद विवाद शुरू हो गया है। हालांकि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा, लेकिन अभी ये पोस्टर विवाद का कारण बन गया है। दोस्तों, किशनगंज में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जब बिहार के किशनगंज जिले में एक शिक्षक द्वारा गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। मामला किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के सिंघाड़ी गांव का है, जहां पर स्थित +2 किसान हाई स्कूल के शिक्षक विकास कुमार पर 12वीं की कक्षा की एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 12वीं की छात्रा ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा कि फोन करके शिक्षक अश्लील बातें करता था और गर्लफ्रेंड बनाने का दबाव बनाता था, और उसे सिलीगुड़ी घुमाने का प्रलोभन भी देता था। यह आरोप कोचाधामन प्रखंड के सिंघाड़ी गांव के +2 किसान हाई स्कूल के शिक्षक विकास कुमार पर 12वीं कक्षा के छात्र ने आरोप लगाया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, पूरा मामला के बारे में बात किया जाए तो मामला किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के सिंघाड़ी गाँव का है, जहाँ पर एक शिक्षक द्वारा गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी शिक्षक उसे फोन करता है और फोन करके लगातार उनसे अश्लील गंदी बातें करता है और गर्लफ्रेंड बनाने का दबाव भी बनाता था और उसे सिलीगुड़ी घुमाने की भी बातें कहता है। यह शिक्षक ने महाभारत के एकलव्य का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा दिया, वैसे ही वे गुरु दक्षिणा के रूप में उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। यह छात्रा ने शिक्षक की इन बातों को रिकॉर्ड कर लिया और प्रधान शिक्षक के समक्ष सबूत पेश किया। मामले में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्कूल की महिला शिक्षिकाओं ने भी आरोपी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि शिक्षक शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद भी शिक्षक का ये आचरण स्कूल में चिंता का विषय बना हुआ है। जब प्रधान शिक्षक ने इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। जब पहले भी आरोपी शिक्षक पर महिला शिक्षिकाओं से अश्लील बातें करने के आरोप लग चुके हैं, जिससे स्कूल में तनावपूर्ण माहौल बना था। फिलहाल मामले पर शिक्षा पदाधिकारी जांच कर रहे हैं। वहीं पर शिक्षक से जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका आरोप है कि जो भी ये आरोप लग रहे हैं ये सभी के सभी गलत है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। जी ये शिक्षक ने इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के जमुई में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां पर एक शादीशुदा महिला को ग्रुप लोन की वसूली के लिए आने वाले फाइनेंस कर्मी से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने घर छोड़ करके भागने का फैसला किया। 8 दिन तक गायब रहने के बाद आखिरकार दोनों ने बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर में शादी कर ली। जहाँ नगर परिषद क्षेत्र के कर्माटांड़ निवासी इंदिरा कुमारी की शादी 2022 में हो चुकी थी, लेकिन उसका पति शराब का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी दौरान सिकंदरा प्रखंड के
जाजल निवासी फाइनेंस कर्मी पवन यादव, जो कि ग्रुप लोन की वसूली के लिए इंदिरा के घर आता था। जब उसकी नजदीकियां उससे बढ़ने लगी और फिर दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगा और बीते 5 महीनों से वे चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे। 4 फरवरी को इंदिरा ने अपने शराबी पति को छोड़कर के प्रेमी पवन यादव के साथ घर से भागने का फैसला किया, जब दोनों ने जमुई के त्रिपुरारी सिंह नदी घाट स्थित बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। यह शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों साथ फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंदिरा ने शादी के बाद अपने पहले पति और फिर परिजनों बिंदु शर्मा और अमरजीत शर्मा से जान का खतरा बताया है। शादी के बाद दोनों सुरक्षा की गुहार लगाने जमुई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कानूनन शादी करने की बात कही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में उसके शासनकाल में लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर निशाना साधते हुए ये बातें कही है। सीएम नीतीश कुमार ने किसी का नाम लिए बिना ही विपक्षी दलों पर निशाना साधा और अपने मौजूदा सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। जब नीतीश कुमार ने कहा कि क्या हमसे पहले सत्ता में रहने वालों ने कुछ किया? जो कुछ भी हुआ है वह हमने किया है। इस अवसर पर मंच पर भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। आपको बता दूं कि बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2005 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब क्या स्थिति थी। खराब कानून व्यवस्था के कारण लोग शाम ढलने के बाद अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे और आज देखिए कि हालात क्या है। लड़के लड़कियां रात 11 बजे तक सड़कों पर देखे जा सकते हैं और लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ से कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ये बात तो वहां की भीड़ देखकर ही साफ हो गई है। लेकिन बिहार की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी का महाकुंभ से ढेरों शिकायत है। दरअसल हाल ही में लव गुरु के नाम से मशहूर प्रोफेसर मटुकनाथ ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। मटुकनाथ ने कुंभ मेले को दुनिया की सबसे गंदी चीज बताया है और वहां पर आए साधु संतों को ढोंगी और पाखंडी कहा है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान मटुकनाथ ने कहा है कि महाकुंभ में कहीं भी साधना और अध्यात्म नजर नहीं आता। उन्होंने साधुओं की तपस्याओं और साधनों को दिखावा बताते हुए कहा कि ये सब सिर्फ ढोंग है। उनके अनुसार कुंभ में कुछ साधु कांटे पर लेटते हैं, कुछ आग पर बैठते हैं तो फिर कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हैं, लेकिन इसका धर्म और फिर अध्यात्म से